क्लास 12 की ज्योग्राफी की ये बुक है और एनसीईआरटी का ये आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न है। और आपको बता दें कि ये चैप्टर कौन सा है, तो आप देखिए कि अध्याय 3 और ये मतलब इसका यूनिट जो है वो इकाई 3 है और ये इकाई 3 और चैप्टर जो है वो चौथा है। तो चैप्टर 4 का ये अभ्यास प्रश्न है, एनसीईआरटी की बुक है, ज्योग्राफी की है। और आपको बता दें कि ये क्लास 12 की किताब है। तो 12वीं क्लास में ये जो किताब है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, यानी कि इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें हैं, तो विशेष करके ये जो प्रश्न है यानी कि प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित है। ये यानी कि प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर का नाम है और आप जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं में कृषि को शामिल किया जाता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, आखेट, ये सब आते हैं उसमें। तो इसमें पूरे विश्व की कृषि व्यवस्था और विश्व में कितने प्रकार की जो कृषि होती है यानी कि प्राथमिक क्रियाएं हैं, और ये पूरे इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया गया है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए इसमें सिर्फ 8 प्रश्न हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आइए उसको हम डिस्कस करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे इंटर परीक्षा के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशेष करके इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होने वाली है 2025 में, उसके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इसमें पहला जो प्रश्न है कि रोपण, इसमें से कौन रोपण फसल नहीं, आपको बताना है। इसमें से रोपण फसल कौन नहीं है। आप जानते हैं कि जो रोपण फसल है उसमें किसी एक ही फसल पे विशेष जोर दिया जाता है और उसमें एक ही फसल को विशेष रूप से उसमें बोया जाता है रोपण फसल में। तो रोपण फसल इसमें से कौन नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि रोपण फसल की एक विशेषता होती है कि इसमें कृषि क्षेत्र का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसमें इसको जो है कि एक फसली कृषि भी कहते हैं, यानी कि जिसमें किसी एक ही फसल के उत्पादन पर ज़्यादा मतलब उस पर जोर होता है या उसके केंद्र में एक ही फसल कोई होता है। अब इसमें देख सकते हैं कि जो कॉफ़ी है, गन्ना है, रबड़ है, कहवा है और केला है, ये सभी जो है कि ये रोपण फसल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से रोपण फसल कौन नहीं है। तो गेहूँ की जो फसल होती हैं वो रोपण फसल नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे कि गेहूं की फसल क्या है, तो देखिए गेहूं की फसल जो होती है ना वो विस्तृत जो है कि वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आती हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है जिसमें मुख्य फसल गेहूं को लाया जाता है। तो फिलहाल उस प्रश्न पर हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका सही जवाब होगा कि गेहूँ रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल में कॉफ़ी है, गन्ना है, रबड़ है, केला है, ये सभी जो हैं, कहवा, ये सभी जो है कि रोपण फसल में नहीं। इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। सहकारी कृषि के विषय में आप पहले जान लीजिए। इस पर हम सभी एक विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे सबके लिए ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो सहकारी कृषि के विषय में आप देख लीजिए पहले, सहकारी कृषि किसे कहते हैं। तो सहकारी कृषि का मतलब होता है कि जब किसानों का एक जो समूह होता है अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से क्या करता है कि किसी एक सहकारी संस्था बना लेता है और उसमें कृषि कार्य करता है, तो उसे कहते हैं सहकारी कृषि। इसमें व्यक्तिगत फॉर्म को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यानी कि व्यक्तिगत लाभ को छोड़ते हुए सामूहिक रूप से कृषि की जाती है, इसको सहकारी कृषि कहते हैं। तो सहकारी कृषि का जो आंदोलन था वो बहुत पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क एक शहर है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है और इसमें स्वीडन है, इटली, ये सभी देशों में काफ़ी सफलतापूर्वक चला है। लेकिन सबसे सफल परीक्षण इसका कहाँ किया गया है, तो डेनमार्क जो है कि सहकारी कृषि के मामले में सबसे सफल रहा है। तो यहाँ पे प्रत्येक जो किसान था इसका सदस्य था, यानी कि प्रत्येक वहाँ पे इस तरीके से ये आंदोलन सफल हुआ सहकारी कृषि करने का कि सभी किसान किसी न किसी सहकारी संस्था से जुड़ गया। तो डेनमार्क इसके लिए सही जवाब है। इसके नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती हैं। देखिए फूलों की कृषि का मतलब क्या है। फूलों की कृषि का मतलब होता है यानी कि जो पुष्प उत्पादन, पुष्प का मतलब फूल होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि फूलों की खेती को पुष्प उत्पादन कहते हैं इसको। अब इसमें ये एक बात हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि फूलों की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो नीदरलैंड एक जगह है, नीदरलैंड में फूलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में सबसे आगे है। ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर किसान जो है कि केवल सब्जियाँ उगाता है, उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। मिश्रित कृषि में बहुत ज़्यादा कृषि की जाती है, एक साथ बहुत सारे फसलों की कृषि की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप के जो देश थे, बहुत से देशों को अपना उपनिवेश बनाए हुए थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने रोपण कृषि को ज़्यादा जो है कि वो प्राथमिकता दिया, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की फसलों को उत्पादन का उन्होंने एक जो है कि आधार बनाया और इस तरीके से रोपण कृषि का एक कंसेप्ट जो है कि आया। जैसे कि अब उसमें एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। जब उस पर एक उसका वीडियो बनेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस, या आप एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है
और इसका सही जवाब है देखिए अमेरिका और कनाडा का प्रेयरी क्षेत्र है। ये आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि ये सभी घास के मैदान हैं। अमेरिका और कनाडा में ये घास के मैदान है, उसको प्रेयरी कहते हैं। यूरोप में एस्टेपिज कहा जाता है, अर्जेंटीना में पम्पास कहते हैं। और तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती हैं, तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? सही जवाब इसका है भूमध्य सागरीय कृषि, जहाँ पर अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार है? तो आदिकालीन जो निर्वाहक कृषि होती थी, जो पुराने जो लोग करते थे, यानी कि आदिकाल में बहुत पहले, जहाँ पर कृषि में नए तकनीकों का प्रयोग नहीं होता था, पुराने तरीके से लकड़ी या जो लकड़ी के हल होते थे, कुदाल होते थे, फावड़ा, उससे कृषि की जाती थी। उसको हम लोग झूम कृषि भी आज के डेट में कहते हैं, यानी कि भारत में झूम कृषि के नाम से जानते हैं और अन्य अलग अलग देशों में इसे मिल्पा लदांग के नाम से जानते हैं। जबकि भारत के भी कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें जंगलों को और झाड़ियों को काट करके साफ़ करके खेती करने योग्य बनाया जाता था। और फिर कुछ दिनों के बाद से जो है कि उस खेती करने के बाद से उस जगह को छोड़ देते थे, जब उसका उर्वरा या कह सकते हैं कि उपजाऊपन जो होता था वो कम हो जाता था, और फिर कुछ समय के बाद फिर वापस उस पर आते थे। तो ये जो है कि आदिकालीन निर्वाहक कृषि थी, जिसको हम कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। और इसका एक आखिरी, इसमें 8 ही प्रश्न दिए हुए हैं। इसका और आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है? देखिए डेयरी कृषि एकल कृषि है, क्योंकि इसमें डेयरी उत्पादों पर भी ध्यान देता है, दूध उत्पादन पर विशेष जोर होता है। रोपण कृषि हमने बताया कि इसमें भी किसी एक ही फसल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है। वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत गेहूं पर ज़्यादा, उसका मुख्य फसल गेहूं होता है, जबकि मिश्रित कृषि में एक साथ कई फसलों को बोया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एकल कृषि नहीं है, ये मिश्रित कृषि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ये जो बी दिया है, ख दिया है। तो इस तरीके से ये प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कुछ प्रश्न थे। चौथे चैप्टर का है ये, इकाई 3 है, अध्याय 4 है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 12वीं की, ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।